हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्यावादी में। दोस्तों, हमने इससे पिछली क्लास में चिड़िया की बच्ची कहानी को पढ़ा, उसको जाना। ठीक है। अब आज हम चिड़िया की कहानी के भावार्थ को जानेंगे। साथ ही में हम इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है। और साथ ही में कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग। तो आइए चिड़िया की कहानी का भावार्थ जानते हैं। इस कहानी को जैनेंद्र कुमार ने लिखा है। जैसा कि आप जानते हो, इस कहानी को जो रचयिता है वो जैनेंद्र कुमार है। लेखक ने इस कहानी में एक चिड़िया की आज़ाद ज़िंदगी की तुलना एक अमीर सेठ की विवश ज़िंदगी से की है। सेठ माधव दास के पास हर भौतिक सुख सुविधाएं हैं, लेकिन सच्ची खुशी नहीं है। तो सेठ माधव दास के पास ना बच्चों सारी भौतिक सुख सुविधाएं हैं। भौतिक का मतलब होता है, मतलब कि ये जो हम जीवन जी रहे हैं तो ये भौतिक जीवन है। ठीक है। तो इसके अंदर उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, सोना चांदी सब कुछ है, महल कोठियाँ पवारे सब कुछ है, लेकिन एक सच्ची खुशी नहीं है। नन्ही चिड़िया के पास भौतिक सुविधा के नाम पर उसकी माँ का घोंसला है, जहाँ सुनहरी धूप आती है और खाने के कुछ दाने मिल जाते हैं। ठीक है। लेकिन नन्ही चिड़िया को और किसी सुख सुविधा की इच्छा नहीं है। वह तो इतनी निश्चल है कि उसे सेठ शब्द का मतलब ही नहीं पता। सेठ उसे सारी सुख सुविधाएं देने का वचन देता है और उसे सोना चांदी में तोलने की बात भी करता है। जब इन जब इन सब से बात नहीं बनती तो सेठ अपने नौकर को आदेश देता है कि चिड़िया को बंदी बना ले। लेकिन चिड़िया वहाँ से बचकर निकल जाती है और अपनी माँ के परों की गर्माहट में सुकून की तलाश करती है, यानी अपनी माँ की छाती से लिपट करके सुकून की तलाश करती है। आइए अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह खुश नहीं था? तो संपन्नता का मतलब होता है दोस्तों सारी भौतिक सुख सुविधाएं। ठीक है। तो आइए उत्तर देखते हैं कि माधव दास के बंगले का जिस तरह से चित्रण हुआ है, चित्रण का मतलब जिस तरीके से बताया गया है उसके बारे में, उससे पता चलता है कि उसका जीवन संपन्नता से भरा था। सेठ के बारे में शुरू में लिखा गया है कि उसका जी भर भी कुछ खाली सा रहता था, यानी कि उसका जो उसके पास सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी उसका जी जो है ना, मतलब उसका मन जो है ना वो खाली खाली रहता था। फिर चिड़िया से बात करने के क्रम में सेठ कहता है उसका बगीचा सूना है और उसका महल भी सूना है। इन बातों से पता चलता है कि सेठ सुखी नहीं था। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। माधव दास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। यानी निस्वार्थ मन का मतलब होता है दोस्तों, आपको अगर मैं एक आसान भाषा में बताऊं कि जैसे कि मैं आपको एक चॉकलेट दे रहा हूं। ठीक है। अगर मैं आपको चॉकलेट दे रहा हूँ और उसके बदले में मैं आपसे कुछ चाह रहा हूँ कि आप मेरा ये काम कर दे, तो उसके अंदर जो है मेरा स्वार्थ छुपा है। ठीक है। और अगर मैं आपको चॉकलेट खाली दे दूँ और मेरे मन में बस आपको यही है कि चॉकलेट दे दूँ क्योंकि ये बच्चा मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, तो मेरा मन निस्वार्थ है। ठीक है दोस्तों। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। माधव दास का घर और मन दोनों सूने पड़े हैं। अपार संपत्ति होने के बावजूद उसके जीवन में खाली है, यानी अपार का मतलब खूब सारी संपत्ति, यानी धन दौलत, फिर भी उसका जीवन जो है खाली है। कहानी में कभी उसके परिवार का जिक्र नहीं है।
इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेठ माधवदास के पारिवारिक जीवन में खालीपन है। सेठ चाहता है कि चिड़िया उसके पास रह जाए, जिससे उसका जी बहलता रहे। यानी कि बस वो चिड़िया को अपने पास इसलिए रखना चाहता है ताकि वह उसका जी बहलाती रहे, जैसे कि वह उसके एक हाथों की कठपुतली हो, है कि नहीं। इसलिए जब चिड़िया से बगीचे में रुक जाने को कहता है तो उसमें सेठ का स्वार्थ छुपा हुआ है। आपको पता है ना, जब सेठ जो है अपनी बातों में बहलाते हुए चिड़िया को कहता है तुम यहाँ रुक क्यों नहीं जाती, रुक जाओ ना, तो वो इसलिए नहीं कहता क्योंकि वह उस चिड़िया से बहुत खुश है, बल्कि इसलिए कहता है क्योंकि वह उसे कैद करना चाहता है। उसका इसमें स्वार्थ छुपा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माधव दास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधव दास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था, मतलब न था। माधव दास और चिड़िया के मनोभावों में अंतर क्या क्या है अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि उनके जो मन के भाव हैं उसकी बात कर रहा है, उसमें क्या क्या अंतर है कि माधव दास के मन में क्या चल रहा था और चिड़िया के मन में क्या था। ठीक है, तो उत्तर देखते हैं। सेठ को लगता है कि रुपए पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है। उसे लगता है कि भौतिक सुविधाओं से जीवन में सारी खुशियां भरी जा सकती है। आपको ऐसा लगता है दोस्तों? अगर मैं आपको ढेर सारे पैसे दे दूं और एक कमरे में बंद कर दूं, तो क्या आप खुश रहोगे? आप सोच करके बताओ। नहीं रह पाओगे ना। आगे बढ़ते हैं। लेकिन चिड़िया की सोच बिल्कुल अलग है, यानी सेठ के बिल्कुल विपरीत है। चिड़िया के लिए उसके घोंसले से आरामदायक और सुरक्षित स्थान संसार में और कहीं नहीं है। चिड़िया के लिए सुनहरी धूप की कीमत सोने चांदी से बढ़कर है। चिड़िया को खाने के लिए 2 दाने भी मिल जाए तो वह तृप्त हो जाती है, यानी संतुष्ट हो जाती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40-50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जब नन्ही चिड़िया सेठ के नौकर के हाथों से बच करके निकल जाती है तो आपको कैसा लगता है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको 40-50 शब्दों या उससे अधिक में आपको इसकी प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स देना होता है। ठीक है, प्रतिक्रिया का दोस्तों मैं आपको मतलब बताता हूँ आसान भाषा में। जैसे कि मान लो आपके फ्रेंड ने आपको एक जो है कि खाना खिलाने के लिए लेके गया रेस्टोरेंट में। ठीक है, क्योंकि उसका बर्थडे था, उसकी ट्रीट थी, तो उसने आपको खाना खिलाया। उसके बाद आप उसकी जो उसने खाना खिलाया है उसके बाद आप कहोगे ना, यार खाना तो बहुत अच्छा था आज का, मज़ा आ गया। तो यानी आपने क्या किया, एक प्रतिक्रिया दी, रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, आइए अब उत्तर पढ़ लेते हैं इसका क्या है। कहानी पढ़ते समय मुझे लग रहा था कि कहीं नौकर उसे पकड़ न ले, लेकिन बाद में जब पता चला कि चिड़िया पकड़ में नहीं आई तो मुझे बहुत राहत मिली। किसी भी चिड़िया के लिए पिंजरे का मतलब होता है गुलामी, चाहे पिंजरे की कीमत कुछ भी हो। चिड़िया का जन्म ही हुआ है आकाश में स्वच्छंद विचरण करने के लिए, यानी कि आज़ादी से घूमने के लिए। इसीलिए कोई भी चिड़िया इस बात का हर संभव प्रयास करेगी कि उसे कोई पकड़ ना ले। ठीक है दोस्तों, आइए अब अगला हम देखते हैं क्वेश्चन। माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। अपने आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। तो जैसे कि मैंने आपको कहानी जब पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बताया था ना, माँ मेरी बाट देख रही थी, देखती होगी, इसका मतलब माँ मेरी राह देखती होगी कब मैं आऊँगा।
तो इसी के बारे में आपको जो है कि अपने अनुभव बताने हैं कि ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। अनुभव का मतलब होता है अपने एक्सपीरियंस। ठीक है, आइए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में माँ का महत्व असीम है। माँ अपने बच्चे का लालन पालन नहीं करती, बल्कि बच्चे के लिए उसकी पहली पाठशाला होने का काम भी करती है। बच्चों, जब हम छोटे होते हैं और स्कूल नहीं जाते हैं, मतलब कि जब हमारी उम्र स्कूल जाने की नहीं होती है, तो आपकी माँ आपको पढ़ाया करती होगी घर में ABCD क ख ग और गिनतियाँ। आपको पता है ना, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारी पहली पाठशाला होती है ना, वो माँ होती है। आगे देखते हैं। मैं यदि सुबह समय पर स्कूल के लिए तैयार हो जाता हूँ तो माँ के कारण, यानी कि यहाँ पे महत्व तो बताया जा रहा है माँ का। ठीक है, स्कूल में लंच ब्रेक के दौरान मुझे जो स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना मिलता है, वह माँ के कारण। स्वादिष्ट मतलब कि टेस्टी, और पौष्टिक का मतलब कि शुद्ध। ठीक है, वह माँ के कारण ही मिल पाता है। अब एक कहावत है ना दोस्तों, भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ की रचना की। ठीक है, तो आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहोगे और क्यों? तो उत्तर है, हम इस कहानी का शीर्षक सोने का पिंजरा देना चाहेंगे। इस कहानी में सेठ माधव दास चिड़िया को सोने चांदी और हीरे मोती से लादने की बात कर रहा है। सेठ के पास हर भौतिक सुख सुविधा है और फिर भी वह दुखी है। वह दुखी इसलिए भी है कि वह भी एक प्रकार के पिंजरे में बंद है। इसीलिए मुझे लगता है कि सोने की पिंजरा इस कहानी का शीर्षक होना उपयुक्त होगा, यानी सही होगा। अब इतनी सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी आप देख रहे हो कि सेठ का मन जो है वो खाली है। तो यानी कि सेठ एक प्रकार के अपने ही पिंजरे में तो बंद है। तो इसीलिए हमने इस कहानी का शीर्षक सोने का पिंजरा दिया। वैसे तो आपको अलग से देना है, ये नहीं कि आप मेरा ही कॉपी कर लें। ठीक है शीर्षक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहानी से आगे में देखते हैं। इस कहानी में आपने देखा कि चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी अपने घोंसले तक वापस पहुंच जाती है। मधुमक्खियों, चींटियों, ग्रह नक्षत्रों तथा प्रकृति की अन्य विभिन्न चीज़ों में हमें एक अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, उदाहरण देकर बताइए। तो यहाँ दोस्तों, जो अनुशासनबद्धता का मतलब ये होता है, अगर मैं आपको सरल शब्दों में बताऊँ, जैसे कि आप बिना सुबह उठे जो है, बिना आपको मम्मी सुबह जगाए हुए आप खुद ही स्कूल जाने के लिए खुद ही उठ जाते हो। ठीक है, करेक्ट 6 बजे उठ जाओगे। ठीक है, उसके बाद तुरंत आप ब्रश करोगे, नहाओगे धोगे और खाना खा करके, नाश्ता खा करके स्कूल चले जाओगे एक टाइम लिमिट में। ठीक है, कि 9 बजे स्कूल पहुंचना है तो 9 बजे ही स्कूल पहुंचेंगे। फिर उसके बाद छुट्टी हुई तो तुरंत अपने घर पहुंच गए। ठीक है, फिर अपना वो हमने लंच किया और जो है कि थोड़ी देर आराम किया, फिर बाहर खेलने चले गए। फिर खेलने के बाद हम जो है वापस घर में आए, खाना खाया और जो है कि सो गए। थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके फिर सो गए और फिर सुबह वही करेक्ट टाइम पे उठ गए। तो अनुशासनबद्धता का मतलब ये होता है कि हमें जो भी काम करना है ना, हम करेक्ट उसी समय पे करेंगे। ये नहीं कि अगर हमें सुबह जगना है तो हम दिन में जग रहे हैं। ठीक है, हमें खेलना है दोपहर को तो हम जो है खेल रहे हैं रात को। तो ये हर एक चीज़ को एक अनुशासन में करना चाहिए, एक नियम में करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आपको जो है ना कुछ उदाहरण बताने हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। जैसे पशु पक्षी दिन भर कहीं भी विचरण करें, यानी कहीं भी घूमे फिरे, लेकिन शाम होते हुए अपने घरौंदे यानी घर में लौट आते हैं, है कि नहीं। उसके बाद सूर्य देखते हैं तो सूर्य अपने निश्चित समय पर ही निकलता है। अब सूर्य आपने रात में निकलते हुए देखा है? बताओ।
या बताओ, देखा है? और जब छिपता है तो रात को ही छिपता है, ठीक है। और वो सूर्य जो है एक भी दिन अनुपस्थित नहीं होता, यानी अनुपस्थित का मतलब कि एब्सेंट, यानी कि उस दिन नहीं आता। ऐसा कभी होता है कि सूर्य किसी दिन ना आए? भाई वो तो बादल होते हैं ना, जो बादल घेर लेते हैं, सूर्य तो अपनी जगह ही आया रहता है, ठीक है। और यही स्थिति जो है दोस्तों चंद्रमा की भी होती है। चंद्रमा भी जो है कि शाम को निकल आता है, ठीक है, और सुबह होते होते गायब हो जाता है। उसके बाद दिन रात, दिन रात जो है ना दोस्तों, वो क्रम अनुसार बने रहते हैं और इसमें थोड़ा भी परिवर्तन नहीं होता, थोड़ा भी चेंज नहीं होता, ठीक है। दिन होगी तो दिन होगा यानी उजाला, और रात होगी तो रात, यानी दिन रात बराबर होते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ अनुशासनबद्धता के उदाहरण देख लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोच कर लिखिए कि यदि सारी सुख सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद रहने को कहा जाए तो क्या आप स्वीकार करेंगे? आपको अधिक प्रिय क्या होगा, स्वाधीनता या प्रलोभनों वाली पराधीनता? स्वाधीनता का मतलब होता है आज़ादी, और प्रलोभनों वाली पराधीनता का मतलब होता है, यानी कि आपको जैसे मैं कुछ चीज़ें दे दूं, है, मैं कह रहा हूँ कि देखो तुम ना ये लो चॉकलेट, उसके बाद ये लो चिप्स, ये लो कोल्ड ड्रिंक, और ये लो चाउमीन मोमोज, और इसको जो है ना तुम खाना, लेकिन तुम्हें जो है एक कमरे में ही रहना है, और जो जो मैं तुम्हें कहूँ वही करना है, तुम्हें बाहर खेलने को भी नहीं जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है प्रलोभन, ठीक है। और पराधीनता का मतलब होता है गुलामी, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिल पाता? नीचे दिए गए कारणों को पढ़ के विचार करने हैं हमें, ठीक है। अब देखते हैं, क्योंकि किसी को पराधीन बनाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी होता है, वह किसी को सुखी नहीं कर सकता। दूसरा, क्योंकि पराधीन व्यक्ति सुख के सपने देखना ही नहीं चाहता। तीसरा, क्योंकि पराधीन व्यक्ति को सुख के सपने देखने का अवसर ही नहीं मिलता। तो हमने इन तीनों को पढ़ के अब विचार किया है, तो हमने अपने विचार उत्तर में लिखे हैं। तो उत्तर देखते हैं कि सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करके भी हम एक कमरे में रहना स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। आप स्वीकार करोगे? नहीं ना करोगे। हमें सदा स्वाधीनता ही प्रिय होगी, यानी कि हमें हमेशा आज़ादी ही प्रिय होगी, न कि प्रलोभन वाली पराधीनता, क्योंकि पराधीनता का अर्थ होता है पर। अर्थ हम पहले देखते हैं, पराधीनता का मतलब होता है, तो हमने पर को अलग किया, यानी पर के अधीन, यानी अर्थात अपनी इच्छा से नहीं, दूसरे की इच्छा से कार्य करना। जब एक व्यक्ति किसी के अधीन होता है, ठीक है, अधीन का मतलब किसी के अंडर होता है, ठीक है। जैसे कि भाई कोई जैसे कि कोई मान लो किसी कंपनी का मालिक है, और उस कंपनी के मालिक के अंदर यानी अधीन कुछ नौकर होते हैं, तो जैसा जैसा कंपनी का मालिक कहेगा वैसे वैसे नौकर करेगा ना, तो उसे अधीन कहते हैं। तो जब एक व्यक्ति किसी के अधीन होता है तो वह सपने देख ही नहीं पाता, क्योंकि उसके पास समय ही नहीं होता है। और अगर वह सपने देखता भी है तो बस आज़ादी के सपने ही देखता होगा, लेकिन यह सोचकर शांत हो जाता होगा कि आज़ादी मिलने के बाद वह करेगा क्या। क्या पता आज़ादी के बाद का जीवन कैसा हो, वह अपना जीवन यापन कैसा करेगा, यह सोच कर भी उसे डर लगता है। इसीलिए पराधीन व्यक्ति सुख के सपने देखना नहीं चाहता, ठीक है दोस्तों। अब अगला देखते हैं, अनुमान और कल्पना में क्या है। क्वेश्चन देखते हैं। आपने गौर किया होगा कि मनुष्य, पशु, पक्षी, इन तीनों में ही माएँ अपने बच्चों का पूरा पूरा ध्यान रखती है। प्रकृति की इस अद्भुत देन का अवलोकन कर अपने शब्दों में लिखिए।
यानी कि इसका आपको अवलोकन का मतलब होता है दोस्तों ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ऑब्जर्व का मतलब अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं, जैसे कि आप किसी बच्चे का टेस्ट ले रहे हो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट ले रहे हो और आप उसको जो है कि ऑब्जर्व कर रहे हो ऊपर से कि हाँ ये कैसा टेस्ट दे रहा है, देखते हैं। और जब वो टेस्ट दे देता है तो फिर आपकी ऑब्जर्वेशन चालू हो जाती है, नहीं अवलोकन चालू हो जाती है कि हाँ इसने ये जो टेस्ट है ना, ये अपने शब्दों में ना लिख करके दूसरे के शब्दों से जो है कि इसने कॉपी किया है, इसने चीटिंग की है। तो इसका मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। अब इसका उत्तर देख लेते हैं। माँ का वात्सल्य, प्रेम और ममत्व की भावना मनुष्यों, जानवरों एवं पशु पक्षियों में भी पाई जाती है। क्योंकि माँ का जो प्रेम होता है ना दोस्तों, वो मनुष्य में ही नहीं बल्कि जानवरों, पशु पक्षियों में भी पाया जाता है। मनुष्य में माताएं 9 महीने तक बच्चे को अपने गर्भ में धारण करती हैं। अब क्या होता है, हम मनुष्यों में जो औरतें होती हैं वो 9 महीने के लिए बच्चों को अपने पेट में रखती हैं, फिर अत्यंत पीड़ा सह करके यानी बहुत दर्द सह करके बच्चे को जन्म देती हैं। बच्चे के लिए माँ हमेशा फिक्रमंद बनी रहती है, यानी कि हमेशा बच्चों की उसे चिंता रहती है। आपकी माँ को भी आपकी हमेशा चिंता रहती है कि नहीं? तो माँ का अपने बच्चों से ममता और वात्सल्य का यह रिश्ता इतना गहरा है कि प्रत्येक प्राणी इसमें इसके दर्शन होते हैं, यानी कि हर प्राणी जैसे जानवर, पशु पक्षी में इसके दर्शन यानी दिखते हैं। चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी, अपने बच्चों के लिए माताएं किसी से भी लड़ सकती हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, भाषा की बात में देखते हैं क्या है। तो पाठ में पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। ठीक है, जैसे गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी, हिलाती। ठीक है, तीसरा, पर बच्ची काप काप कर माँ की छाती से और चिपक गई। तो तीनों पर के प्रयोग 3 उद्देश्यों से हुए हैं, यानी अलग अलग उद्देश्यों से पर के जो है कि प्रयोग हुआ है। ठीक है, वाक्यों में इन वाक्यों के आधार पर आपको भी पर के ऐसे ही प्रयोग मतलब कि वाक्यों में आपको भी पर का प्रयोग करना है और 3 वाक्य बनाने हैं और उन तीनों के उद्देश्य अलग अलग होने चाहिए। तो उत्तर में हम देखते हैं, जैसे कि पहला, तो पर से हमने बताया कि छत के ऊपर बंदर बैठा है। ठीक है, दूसरा पर से हो गया कि कबूतर के बच्चे के पर निकल गए, यानी कबूतर के बच्चे के पर निकल गए। तीसरा, मैं स्टेशन गया था पर ट्रेन निकल चुकी थी। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि पाठ में तैने, क्षण भर, खुश करियो 3 वाक्य ऐसे हैं जो खड़ी बोली हिंदी के वर्तमान रूप में तूने, क्षण भर, खुश करना लिखे बोले जाते हैं। तो खड़ी बोली दोस्तों, खड़ी बोली हिंदी का मतलब ये होता है, ये एक तरीके की एक बोली होती है, एक शैली होती है खड़ी बोली। ठीक है, तो खड़ी बोली में जैसे कि खड़ी बोली में जैसे तैने को बोलेंगे तूने। ठीक है, खुश करियो को बोलेंगे खुश करना और क्षण भर को बोलेंगे क्षण भर। ठीक है, लेकिन हिंदी के निकट की बोलियों में कहीं कहीं इनके प्रयोग होते हैं, यानी कि जो एक तो खड़ी बोली हो गई वो तो भाई अपनी जो है कि उसमें हम बोलते ही हैं। ठीक है, जैसे कि तूने मेरे पैसे ले लिए, अब ऐसा थोड़ी बोलेंगे तैने, लेकिन ये जो तैने हो गया, क्षण भर हो गया या खुश करियो, ये जो है ना, ये हमारे आसपास के जो गांव देख लेते होगे या आसपास के आप जहाँ रहते हो वहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर चले जाओ तो आप कहोगे तूने तो वहाँ पे कह देगा कोई तैने, यानी कि भाषा बदल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके के कुछ अन्य शब्द भी आपको खोजने हैं, जैसे तैने हो गए, क्षण भर हो गए कुछ, तो इसी तरह आपको भी खोज लेने हैं। तो जैसे कि
यहाँ पे लिखा है उत्तर में मने। ठीक है, तू मने समझा रिया है, तो मने का मतलब होता है मैंने ले लियो, यानी कि मैंने तेरा सामान ले लियो, यानी ले लियो का मतलब होता है ले लिया है। और उसके बाद दियो, दियो का मतलब होता है तने मेरे पैसे नहीं दियो, यानी कि देना, तूने मेरे पैसे नहीं दिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद खाना, खाना को कहते हैं खाना। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हमने प्रश्न उत्तर कर लिए, अब इससे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग भी कर लेते हैं। तो प्रफुल्लित का होता है मतलब प्रसन्न। बाहर, बाहर का मतलब होता है, बाहर का मतलब होता है हरियाली। बहुत तेरी का मतलब होता है बहुत सारी। बाट देखने का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, यानी राह देखना। महामान्य का मतलब होता है महान व्यक्ति। ठीक है। उसके बाद जो है नीरी, बिल्कुल यहाँ पर जो है ना नीरी का मतलब जो है ना, नीरी का मतलब होता है एकदम शुद्ध। ठीक है, यानी अनजान, यानी नासमझ। ठीक है दोस्तों। तृष्णा का मतलब होता है प्यास, यानी कि तृष्णा का मतलब लालच भी होता है, हर किसी को इसकी प्यास है, लालच है। ठीक है। अब भांति भांति के यानी भिन्न भिन्न प्रकार के लोग। उजेला का मतलब होता है प्रकाश, यानी उजाला। चौकन्नी का मतलब होता है सावधान रहना। राहु का मतलब होता है रास्ता, यानी राह का मतलब होता है रास्ता। चिचियाना का मतलब होता है डर से चिल्लाना। और यहाँ पे एक और है, ये नीचे नहीं हुआ इस वजह से, तो ये सुबकना का मतलब होता है हिचकी लेकर के, यानी सिसक सिसक के रोना। अब अगला देखते हैं। सुहावना का मतलब होता है सुंदर। और व्यसन का मतलब होता है कोई दोस्त, जैसे कि माधव दास के को कोई भी व्यसन छू नहीं गया था, यानी कोई भी दोष, कोई भी बुरी आदत उसमें नहीं थी। अभिरुचि का मतलब होता है पसंद। टकाबिया का मतलब होता है रका, सॉरी यहाँ पे ट है ना, यहाँ ट नहीं है, यहाँ पे रकाबिया होता है, र लगाना, रकाबिया। ठीक है। तो रकाबियों का मतलब होता है तश्तरी। तश्तरी का मतलब होता है एक तरीके से एक गहरी प्लेट। ठीक है दोस्तों। मसनद का मतलब होता है बड़ा गोल तकिया। तृप्ति का मतलब होता है यानी पूर्ण संतोष। विनोद चर्चा का मतलब होता है हंसी मजाक। स्याह का मतलब होता है गहरे नीले। और चित्र विचित्र का मतलब होता है अजीबो गरीब। ठीक है। और बेखटके का मतलब है बिना किसी डर के, यानी बिना किसी रोक टोक के। असावधान का मतलब होता है निश्चिंत होना। ठीक है। संकोच का मतलब होता है हिचकिचाहट। सकुचाना का मतलब होता है घबराना। बोध होना मतलब पता चलना। और चिंता का मतलब होता है मन। तो दोस्तों इस तरीके से हमने चिड़िया की बच्ची के भावार्थ जान लिए, कहानी का प्रश्न उत्तर कर लिए और शब्दार्थ कर लिए। अब दोस्तों हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे किसी अगले चैप्टर के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।